सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एस्पायर माइंडसेट्स। आज हम बात करने वाले हैं एग्जाम की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज के बारे में। बेसिकली देखो, तो अगर आपको एग्जाम में 90 प्लस परसेंटेज लाने हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स लेके आने पड़ेंगे आउट ऑफ 100। तो बेसिकली अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम होता है आउट ऑफ 80, बट जो 20 मार्क्स होते हैं वो इंटरनल होते हैं, वो टीचर्स पे डिपेंड करता है, जो कि 20 में से 18, 19 और 20 किसी भी ब्रैकेट में आपको नंबर मिल ही जाता है। बट अगर हम बात करें उस 80 मार्क्स की, उस 80 मार्क्स में से हमको पूरे 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे यार कुछ सिंपल इजी ट्रिक्स होते हैं जिनको आप यूज करके 80 में से 80 ला सकते हो। बट कंडीशन ये है, देखो 30 डेज बचे हैं सिर्फ। मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करने वाला। आप आओगे, देखोगे और सोचोगे कि पास हो रहे, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। देखो 30 डेज है, आपको सुबह शाम इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जिससे वो 30 डेज ना पूरे यूटिलाइज हो। सुबह शाम पढ़ के यार पूरा सिलेबस निपटा दो। अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी में आप 80 आउट ऑफ 80 बहुत इजीली लेके आ सकते हो। कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। बेसिकली देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे प्रॉपर नोट्स मेंटेन होने चाहिए। देखो अकाउंटेंसी के अंदर 80 आउट ऑफ 80 लाना बहुत इजी है, बट कुछ फ्यू स्टेप्स को फॉलो करने के बाद। देखो जैसे अगर मैं बोलूंगी यार अभी शुगर कोटिंग कर दूंगी, यार आप ऐसे वीडियो देख लो ऐसे करके, नहीं, देखो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ये 30 डेज में इतनी मेहनत करते हो सुबह शाम कि आपका पूरा सिलेबस ही कवर हो जाए, तो कोई भी आपको 80 मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। देखो करना क्या होता है, बेसिकली एग्जाम को समझो कि किस टाइप से होता है। जो पूरा अकाउंट का पेपर होता है ना, वो 3 पार्ट्स में होता है। पहला होता है कंपनी, दूसरा होता है हमारा पार्टनरशिप और तीसरा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़ा पार्ट उठाना है। क्या बड़ा पार्ट कौन सा है अकाउंट्स के अंदर? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर 5 चैप्टर्स आते हैं, जो कि ऐसे डिवाइड होगा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन, या हम बात कर सकते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, है ना। तो इनमें ना आपको सबसे पहले पता करना है कि अगर आप एमपी बोर्ड से हो तो वेटेज पता करो कि पर चैप्टर कितने ज्यादा क्वेश्चन, पर चैप्टर कितने मार्क्स का ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, पर चैप्टर 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, जिस टाइप के चैप्टर्स आ रहे हैं। सीबीएसई के अंदर भी सेम यही चीज हमको फॉलो करनी है कि कितने मार्क्स का टॉपिक आ रहा है। देखो अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने अपने टाइम पे प्रिपरेशन करी थी, मेरे को ये पता था कि यार अकाउंट्स के अंदर ना ऐसे इतने इतने टॉपिक्स है। जैसे कि मैं बात करूं, हाँ पूरे पोर्शन की, कंपनी अलग है, पार्टनरशिप अलग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग है। सबसे पहले मैंने पार्टनरशिप उठाया था। क्यों? क्योंकि उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देखो आता कंपनी पोर्शन से भी है, लेकिन कंपनी इतना ज्यादा टफ नहीं है एज कंपेयर टू पार्टनरशिप। ईजी है, हो जाता है। कुछ फ्यू टॉपिक्स होते हैं, उनको कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो तो ईजिली हो जाता है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, देखो यार अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब से क्लासेस जाके पढ़ रहे हो, स्कूल से पढ़ रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या है, आपने क्वेश्चंस कर लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कैसे कर लिया, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस कोई भी सॉल्व नहीं करता। जैसे मान के चलो मैंने आज ना यार, अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं, मैंने एडमिशन का एक चैप्टर निपटा दिया, ठीक है, 5-6 घंटे में वन शॉट देखा और उसको निपटा दिया, लेकिन यार उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस होते ही नहीं है। तो अगर आप टीएस ग्रेवाल यूज कर रहे हो तो यार उसके अंदर भर भर के क्वेश्चंस है, एग्जांपल्स हैं, उनको सॉल्व करो, फिर मेन क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि जो टीएस ग्रेवाल के एग्जांपल्स होते हैं ना, वैसा ही सेम मेन क्वेश्चन होता है उनका। और अगर हम एमपी बोर्ड की बात करें तो एनसीईआरटी पोर्शन के अंदर बहुत फ्यू क्वेश्चंस होते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, आप अपने किसी भी सीबीएसई फ्रेंड का टीएस ग्रेवाल या फिर कोई इंटरनेट से क्वेश्चन, जीपीटी से, और या फिर हम बोल सकते हैं यूट्यूब के कोई क्वेश्चन, प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चंस, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। जो भी आपने से, आज मैंने यार एडमिशन का एक टॉपिक निपटा दिया, तो मैं उसके ना 20-25 क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व कर दूंगा। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, आपको लगेगा यार सर ये वाला टॉपिक तो आ नहीं रहा, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा सबसे पहले सेम उसी टॉपिक का एक एग्जांपल सॉल्व करो और फिर एक अनसॉल्व सॉल्व करो बिना चीटिंग करे। चीटिंग एज इन कि यार आपने जो अभी एग्जांपल सॉल्व कराना देखकर समझा कि यार हाँ इसको इस तरीके से करना है, इसको ऐसे करना है, नोट्स बना लिए प्रॉपर, ठीक है, अब सेम क्वेश्चन लेना है तुम्हें। क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर कोई एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नहीं आने वाला जिसको आप देखकर सॉल्व कर सकते हो, बट तुम्हें एक नॉर्मल अनसॉल्व क्वेश्चन मिलेगा जिसको रीड करके तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। उस अनसॉल्व क्वेश्चन को आपको इस टाइप से रीड करना है जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, उसी सेम टाइम फ्रेम पे लेके करना है कि यार
टाइम फ्रेम से एक चीज याद आ गई मेरे को कि कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो तो उसको टाइम मेजर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पूरे दिन का नहीं होगा, सिर्फ 3 घंटे का होगा। उस 3 घंटे के अंदर मेरे एग्जाम में मुझे पता है कि यार मेरे को एक क्वेश्चन करने में इतना इतना टाइम लगता है, तो मैं ऐसा 23 क्वेश्चन कितनी जल्दी कर सकता हूं। बराबर, मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपनी कैपेसिटी पता करो हर नए टॉपिक पे कि तुम्हें एक टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है। कैलकुलेट कर लो कि एग्जाम में इतना टाइम फ्रेम मिलेगा, मेरे को एक क्वेश्चन इतने टाइम फ्रेम में करना है। तो ऐसे करके आप अपने पूरे एग्जाम को सिक्योर कर सकते हो बहुत इजीली। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि यार एग्जाम को लिखना कैसे है। देखो, सबसे पहली चीज समझो, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, मैं स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूं, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें अप्रोक्सीमेट 5 to 6 लाइंस लिखना होता है। वर्ड्स में मत जाओ यार, लाइन। अब देखो, एक एग्जाम क्वेश्चन पेपर आया था मेरे पास, ये स्क्रीन पे देख रहे हो, उसने किस फालतू तरीके से पेपर को लिखा है, एक लाइन में 3 वर्ड्स लिख करके। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। देखो, एग्जामिनर बेवकूफ तो है नहीं जो पेपर चेक कर रहा है, उसे बराबर पता है कि यार कैसे करके पेपर लिखना चाहिए। वर्ड्स बढ़ाना और उसको लिखने का ना एक तरीका होता है, वो तरीका आपको सीखना पड़ेगा। मैं लास्ट ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं, देखो यहां पे स्क्रीन पे, जिसने कितनी बराबर तरीके से मीनिंग लिखा है, 5-6 लाइन के अंदर ही लिखा है, लेकिन क्या तरीके से मीनिंग को लिख के रखा है। अब बात करते हैं आगे हम लोग कि यार मीनिंग तो हो गया। अब मान के चलो हमारे एग्जाम फ्रेम में क्या आता है, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स का आता है। तो 3 मार्क्स के अंदर ना बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि यार ऑब्जेक्टिव आ जाए, कोई न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है, या फिर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, लिमिटेशंस आ जाए, या फिर बोल सकते हैं हम एडवांटेजेस हो गए, है ना। ये फ्यू टॉपिक्स आते हैं जो पॉइंट्स वाइज होते हैं। 3 और 4 नंबर में मोस्टली यही क्वेश्चंस आते हैं। 4 नंबर पे यार देखो, हमेशा ये चीज फोकस करना कि 4 नंबर पे हमेशा बड़ी चीज आएगी, कोई मीनिंग नहीं आएगी। मीनिंग 2 और 3 नंबर में रहता है, और 3 और 4 नंबर में कोई 4 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स का बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है। या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करें तो कोई बड़ा टॉपिक होगा, जैसे कि कोई पीएनएल अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो 4 फीचर के क्वेश्चंस होते हैं वैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस हो, या बोल सकते हैं प्रोराटा के क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन के अकाउंट्स हो सकते हैं। जो बड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं ना वो 3 और 4 नंबर के आते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के, या लमसम की कंपनी की एंट्री हो गई, या फिर सिर्फ फॉरफिट का हो गया, रीइश्यू का नहीं हुआ, या फिर मैं बोल सकता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीबीएसई में भी सेम यही फॉर्मेट चलता है यार। देखो, आपको ना क्वेश्चन को देखकर ये मेजर करना पड़ेगा कि आप कितना कितना पढ़ रहे हो। देखो, सब पढ़ने का टाइम है नहीं, मेरी बात समझ में आ रही है ना, सब आप पढ़ सकते हो। देखो, एक कॉन्सेप्ट ये चलता है यार, मैंने ना सुबह से लेके इतने इतने क्वेश्चंस पढ़ लिए, क्या तुम्हें एग्जाम तक की याद रहेंगे? वो नहीं रहेगा। सब एग्जाम में आता नहीं है। तुम्हारा ब्रेन है, स्मार्ट वर्क होता है कि आप कौन कौन सी चीजें सिलेक्टिवली, कि यार ये टॉपिक मेरा इंपॉर्टेंट है। 30 डेज के बारे में बोल रहा हूं मैं। जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं अप्रैल से, उन्होंने पूरा टॉपिक कवर किया होता है। तो आपके लिए ये स्पेशल ये 30 डेज में कि आप सिलेक्टिव बन जाओ कि यार ये वेटेज का टॉपिक है, यार इसमें ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं इस चैप्टर से, तो मैं ये चैप्टर पढ़ लेता हूं, मैं ये क्वेश्चंस को पढ़ लेता हूं। और क्वेश्चंस लगाना बहुत इजी है आपको। देखो, अगर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो मेरा टेलीग्राम पेज यहां पे आ रहा होगा, उस टेलीग्राम पेज पे आप जाओगे तो आपको इजीली दिख जाएगा कि मेरे को कौन कौन से क्वेश्चंस लगाने। वहां पे टॉपिक वाइज मैंने क्वेश्चंस को अपलोड करके रखा है। आप बस सिंपली मीडिया पे सिलेक्ट करो और वहां पे पीडीएफ्स को चेक करो, आपको वहां पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं यार हम लोग की बुक कौन सी प्रेफर करनी है। देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप सीबीएसई से बिलोंग करते हो तो टीएस ग्रेवाल बेस्ट है यार। उसके अंदर इतने सारे क्वेश्चंस है एग्जाम्पल्स के साथ। अगर मैं नॉर्मल प्रैक्टिकल अनसॉल्व क्वेश्चंस की बात करूं, वो भी इतने ज्यादा, मतलब इतना टफ भी नहीं है। एक स्टेज वाइज है, बेसिक, मिड और हाई, है ना। तो वैसे करके अगर आप सॉल्व करते हो ना 200-300 क्वेश्चंस, तो बहुत इजी है, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो, अब ना पॉइंट ये आता है कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत इजीली मजा आने लगता है। मैं पढ़ते जाता हूँ। एक टाइम पे मेरे को इतना मजा आता है कि यार मैं क्वेश्चंस करते जा रहा हूँ, है ना। तो अब थ्योरी, मैंने क्या बोला कि जो थ्योरी पोर्शन है उसके बेसिस पे मुझे क्या करना है, सारे पॉइंट्स वाइज लिखना है। मीनिंग आगे तो 5 से 6 लाइन में लिखना है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिख दो, 4 मार्क्स का 5 पॉइंट लिख दो, फॉर सेफ्टी रीजंस, ठीक है। पर पॉइंट पर मार्क्स यहां पे अलॉट होता है। और दूसरी चीज, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करें तो यार थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाओ यहां पर कि यार कौन से टॉपिक्स को मेरे को किस तरीके से उठाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, परीक्षा बोर्ड कोई रेफर नहीं करेगा अगर आप स्टेट बोर्ड से हो। सीबीएसई को तो ओवरऑल सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, बट अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो आपको परीक्षा बोर्ड बिल्कुल भी नहीं उठानी चाहिए। क्यों? रीजन ये होता है, इसका एक मैं सब्जेक्टिव अलग से पूरा चैप्टर, पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। देखो, मैंने ना बहुत साल से, 4-5 साल से एनालाइज करा है, परीक्षा बोर्ड के अंदर कभी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आप खुद सॉल्व करो, जो बराबर तरीके से पढ़ रहे हैं वो खुद सॉल्व करेंगे, उनको पता होगा कि यार इसमें गलत है।
है ना। उसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो गलत सॉल्व हुआ होता है, और जो थियोरेटिकल पोर्शन होता है ना वो बहुत ही फालतू तरीके से लिखा होता है, जैसे कोई सेकंड थर्ड का बच्चा लिख के रख रहा है। मतलब कि अगर वो बेमतलब की मार्क्स बढ़ाने के लिए एक ही लाइन को बार बार अलग अलग सिमिलैरिटी से नहीं लिख देते, वही करा हुआ है, और वो हमको एग्जाम में नहीं करना। आप अपनी मेन बुक राठी कुमावत वाली यूज करो, एनसीईआरटी जो भी आपको लगती है थ्योरी पोर्शन के लिए, क्योंकि उससे बेस्ट थ्योरी पोर्शन कहीं पर नहीं होगा। एकदम वर्ड टू वर्ड एकदम बेस्ट तरीके से, जिसको हम बोलते हैं ना कि यार एग्जामिनर अगर पढ़े तो वो उसमें ना मार्क्स ही काट ही नहीं सकता आपके। ये थ्योरी पोर्शन होता है। प्रैक्टिकल लिखने का तरीका देखो, एक चीज समझो, जो प्रैक्टिकल में ना आपको वर्किंग नोट्स तो लिखने ही है। वर्किंग नोट्स के देखो, आप पेपर लिखते हो ना तो ये घर पे भी पढ़ते हो ना तो ये सोच के पढ़ो कि मैं एग्जाम में बैठा हूं, ठीक है। और एग्जाम में पेपर लिखते हो बैठकर तो ये सोचो कि यार ये एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, बेवकूफ है ये। मुझे उसको हर चीज ना एक्सप्लेन करके देनी पड़ेगी वर्किंग नोट्स में कि यार मैंने ना ये चीज करा है यहां पर इसको। और जो भी डिवाइड करते हो ना आप, उसको आप प्रॉपर तरीके से कट नहीं करते टेबल से, वहां पे दिखता नहीं है। और अगर कट कर रहे हो ना तो उसको प्रॉपर तरीके से दिखाया करो, शो किया करो। लाइन छोड़ छोड़कर क्लीननेस, नीट और क्लीन कॉपी होनी बहुत जरूरी है विद वर्किंग नोट्स। ये प्रैक्टिकल का प्लस पॉइंट होता है आपका। सो दिस इज इट, आज की वीडियो यहीं पर होती है खत्म। अगले टॉपिक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज कॉमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और यहां पर यार एक चीज समझ लेना, आपको पूरे 30 डेज इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जैसे कि आपने आज से पहले कभी नहीं करा हो। अगर आपको 95 का अगर आपने वो बना रखे यार मेरे को इतना इतना चाहिए नंबर, तो इतना तो करना ही पड़ेगा अभी एंड के टाइम पे। कुछ एक्सेप्शनल बच्चे होते हैं, सब नहीं कर पाते, बट कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, वो आप भी हो सकते हो जो इसको बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। और जो पासिंग के लिए आए यार उनके लिए तो हेल्पफुल है ही, क्योंकि वो 50 to 60 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर ही लेंगे, है ना। टोटल ओवरऑल परसेंटेज वो बना लेंगे 70%, फर्स्ट डिवीजन तक की बन सकता है अगर आप अभी से मेहनत करते हो। देखो सब नहीं कर पाते, लेकिन जो अभी से मेहनत करेगा, 30 डेज है, ज्यादा दिन बचे नहीं है। आप पर डे पर टॉपिक सिलेक्ट कर लो कि यार मेरे को ना आज इस दिन ये टॉपिक उठाना है, और उसको पूरा कवर करो। रात तक प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाओ, दूसरा दिन दूसरा टॉपिक। अब मैं ये बोलता हूं कि यार अब आखिरी का टाइम है ना, हिंदी इंग्लिश बचा होगा आपके पास, यार आपके पास ये टॉपिक्स बचे होंगे, और पीई वगैरह जो भी आपका एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स वगैरह। तो यार अब आप अकाउंट्स पे, बिजनेस पे, इकोनॉमिक्स पे उतना ध्यान नहीं दे पाओगे जितना आप शुरू में दे पा रहे थे। बट यही टाइम होता है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट 4 साल 5 साल से देख रहा हूँ मैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ना ये आखिरी के टाइम पे आके ना एकदम ढीले पड़ जाते हैं कि यार अब तो यार हो नहीं पा रहा। मतलब जहाँ 8-8 घंटे पढ़ रहे थे वहाँ 4-4 घंटे पढ़ने लगे। तो ये आखिरी का टाइम होता है, ये टाइम वेस्ट मत करो। इस टाइम पे अगर आप अपनी पूरी पावर जो स्टार्टिंग में लगाई थी ना अप्रैल में जून में, वैसी पावर से अगर पढ़ते हो ना, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ, तो कोई भी नहीं रोक सकता ये 30 डेज में आपको टॉप करने में। सिर्फ 30 डेज है, इस 30 डेज में आपको इतना पढ़ना है, इसकी कोई हद नहीं। रात भर दिन भर बस सारे काम छोड़ो, बस पढ़ने ही बैठ जाओ। दिस इज इट। अगर कोई भी टॉपिक पे डाउट आता है कमेंट कर दो, है ना। टेलीग्राम वगैरह पे ज्वाइन करो, क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी ट्राई करूंगा मैं लिंक देने की, बट अगर कभी कभी पॉसिबल नहीं होता, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी टॉपिक पे दिक्कत आती है तो हमारे यहाँ पे पूरे चैनल्स के लिंक है, पूरी वन शॉट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्रॉपर हर एक टॉपिक का कोई डाउट होता है पर्टिकुलर वीडियोज बनाने का ट्राई करूंगा मैं, तो डू चेक इट। थैंक यू।